हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो क्लास होने वाला है क्लास 12 केमिस्ट्री का जो चौथा चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी, उसका टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव का क्लास होने वाला है। जो कि इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं तो इससे बाहर नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट अगर 2024 में 12th का एग्जाम देना चाहते हैं तो इस क्लास को मिस ना करें। और इस क्लास का पीडीएफ जिस भी स्टूडेंट को चाहिए तो वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है या फिर कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग जो है लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं और यानी इस क्लास का पीडीएफ ले सकते हैं। इस क्लास के हर क्लास का पीडीएफ आप लोग को फ्री में मिल जाता है, तो आप लोग जो है ग्रुप में ज्वाइन होकर के ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी स्टूडेंट अगर मेरे चैनल में न्यू आते हैं तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना ताकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे, क्योंकि आने वाली क्लासेस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आगे जो है क्लास होने वाली है सब्जेक्टिव का, और वन शॉट क्लासेस होने वाली है, और मॉडल सेट मॉडल पेपर का क्लासेस होने वाली है, बहुत ही वीवीआई वाला। इसीलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रख देना और ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाना ताकि आप लोग को पीडीएफ मिल जाए और नोटि ये रिवीजन हो जाए। ताकि रिवीजन होने से क्या होता है कि आप लोग को यानी पूरी तरह से क्वेश्चन याद हो जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है चौथा चैप्टर से। किसी भी पदार्थ के क्रिया करने की दर निर्भर करता है। कोई भी पदार्थ जो क्रिया करता है ना तो उसका दर जो है निर्भर करता है। तो किस में करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सक्रिय द्रव्यमान पर करता है। ठीक है, याद रखना है, कोई पदार्थ की क्रिया करने की जो दर निर्भर करता है ना तो वह सक्रिय द्रव्यमान पर करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु निर्भर नहीं करता है। जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्ध आयु जो है ना वो निर्भर नहीं करता है। तो किसमें नहीं करता है? तो उनका जो अर्ध आयु बोला है तो अर्ध आयु जो निर्भर नहीं करता ना तो तापक्रम पर नहीं करता है। अगर यहीं पर पूछ देता कि अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करता है, तो अभिक्रिया का वेग जो निर्भर नहीं करता है ना तो अभिकारक की सांद्रता पर नहीं करता है। ठीक है, यानी अभिकारक का वेग पूछे तो वो किस पर निर्भर नहीं करता है? तो अभिक्रियाओं का सांद्रता पर। ठीक है, अभिक्रियाओं की सांद्रता पर। अगर यहाँ अर्ध आयु पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तापक्रम पर। ठीक है, अर्ध आयु पूछे, तापक्रम, वेग पूछे, अभिक्रियाओं की सांद्रता पर। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? क्या है 3 नंबर की? किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करता है। कोई भी प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है उनका वेग जो है निर्भर नहीं करता है। तो किस पर नहीं करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोई भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करता है। ये तो क्वेश्चन पहले भी आप लोग को बताया कि अभिक्रिया का वेग पूछे तो आप लोग को याद रखना है कि अभिक्रिया का वेग में जो है अभिक्रियाओं की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अगर यहीं पर पूछ देता कि अभिक्रियाओं का अर्धायु जो है निर्भर नहीं करता है तो किस पर? अर्धायु तापक्रम पर। या वेग निर्भर नहीं करता है तो अभिक्रियाओं की सांद्रता पर। ये दोनों क्वेश्चन जरूर याद कर लेना दोस्तों, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। चाहे अभिक्रिया का वेग पूछे या अर्धायु पूछे। अभिक्रिया का वेग पूछे तो अभिकारकों की सांद्रता पर होगा, अभिक्रिया का अर्धायु पूछे तापक्रम पर। ठीक है, लेकिन निर्भर नहीं करता है। निर्भर करता है अगर पूछे तो आप लोग को यानी अगर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है तो किस पर करता है? ताप पर करता है, और दाब पर करता है, सक्रिय ऊर्जा पर करता है। ठीक है, ताप पर, दाब पर, सक्रिय ऊर्जा पर, ऐसे याद रख लेना। और अभिकारक की सांद्रता पर नहीं करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चौथा नंबर। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग प्रभावित होता है तो किससे होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोई भी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग प्रभावित होता है ना तो वो दाब से होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर क्या होती है? देखिए, ये क्वेश्चन पहले भी करा चुके हैं कि कोई भी अभिक्रिया की दर जो है वो यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर जो है वो क्या होती है? तो वो निश्चित होती है। ठीक है, शून्य पूछे तो शून्य क्या होगा? यानी वो जीरो है तो जीरो क्या होता है? निश्चित ही होता है ना। तो यहीं पर क्या पूछा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर क्या होगी? तो निश्चित होती है। अगर यहीं पर पूछे कि किस अभिक्रिया की दर जो है निश्चित होती है, यानी किस अभिक्रिया की कोटि जो है निश्चित होती है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया निश्चित होती है। ऐसे भी याद रखना दोस्तों, ऐसे पूछ लेता है कि कौन सी अभिक्रिया की कोटि जो है निश्चित होती है, कोटि की दर निश्चित होती है? तो जीरो कोटि यानी शून्य कोटि की। और यहाँ पर पूछा क्या है? शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर होती है तो निश्चित होती है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। यानी इस क्लास में कैसे क्या करते हैं कि आंसर बता रहे हैं, इसलिए आप लोग आंसर जरूर याद कर लेना।
क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन करना पड़ता है ना, इसीलिए यानी फास्ट करवाते हैं ताकि आप लोग जो है और भी क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा करें और रिवीजन होते रहे, ताकि आप लोग जो है बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स लाएं। ठीक है, इसीलिए यानी बिना टाइम गंवाए डायरेक्ट हम आंसर ही बता देते हैं। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। निम्न में से किस समीकरण द्वारा त्वरित बताया गया? जो किस समीकरण को त्वरित बताया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा, जो त्वरित बताया गया है ना, तो वो माइनस डी सी अपॉन डी टी को बताया गया है। ठीक है, किसको बताया गया है? अगर त्वरित पूछे तब देखो, निम्न में से किस समीकरण द्वारा त्वरित बताया गया, तो त्वरित जो है माइनस डी सी अपॉन डी टी को बताया गया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा कि किस समीकरण द्वारा त्वरित बताया गया है, तो माइनस डी सी अपॉन डी टी द्वारा जो है त्वरित बताया गया है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान। देखो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो टी हाफ का मान होता है ना, तो वो होता है 0.693 अपॉन के होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आप लोग को याद ही होगा, प्रथम कोटि का अभिक्रिया के लिए जो शून्य कोटि टी हाफ का मान होता है ना, तो वो होता है 0.693 अपॉन के होता है। अगर यहीं पर पूछ दे कि प्रथम कोटि की यानी अभिक्रिया का जो है, अभिक्रिया का नहीं सॉरी, प्रथम कोटि का जो है यानी मान कितना होता है, तो प्रथम कोटि का जो होता है ना, टाइम इनवर्स होता है। ठीक है, टाइम इनवर्स 1 होता है। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई। देखिए, वही पूछा। प्रथम कोटि का तो आप लोग को पता ही होगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक का मान होता है ना, तो ये वेग स्थिरांक की जो इकाई होती है, तो वो होती है सेकेंड इनवर्स या फिर टाइम इनवर्स यानी समय इनवर्स। ठीक है, समय इनवर्स 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या पूछ लिया है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, तो शून्य कोटि के लिए जो होता है ना, तो वो होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है। याद रखना है, शून्य कोटि का क्या होता है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर प्रथम पूछे तो प्रथम टाइम इनवर्स। ठीक है, और यानी अब इसमें ये पूछ दे कि द्वितीय कोटि का क्या होता है, तो सेकेंड इनवर्स मोल इनवर्स लीटर होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर क्या है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई। तो ये क्वेश्चन पहले बताया कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक की इकाई होती है, समय इनवर्स होती है या फिर सेकेंड इनवर्स होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दूसरे कोटि की अभिक्रिया के लिए इकाई होती है। ये भी क्वेश्चन पहले बताया कि दूसरे कोटि की अभिक्रिया के लिए जो इकाई होती है, वो सेकेंड इनवर्स मोल इनवर्स लीटर होता है। क्या होता है? सेकेंड इनवर्स मोल इनवर्स लीटर होता है। याद रखना है, दूसरे कोटि का क्या होता है? सेकेंड इनवर्स मोल इनवर्स लीटर होता है। प्रथम कोटि का क्या होता है? तो टाइम इनवर्स 1 होता है। और यानी शून्य कोटि का क्या होता है? तो शून्य कोटि का होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, ये तीनों में से एक पक्का आएगा, इसीलिए आप लोग याद कर लेना। प्रथम टाइम इनवर्स होता है, सेकेंड जो होता है वो मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स मोल इनवर्स लीटर होता है, और प्रथम ये शून्य जो होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर क्या है? किसी वस्तु को प्रतिक्रिया करने की दर निर्भर करता है। ये तो सबसे पहला ही क्वेश्चन है। कोई भी वस्तु जो प्रतिक्रिया करता है, तो उनका दर जो है निर्भर किस पर करता है? तो सक्रिय भार पर करता है या सक्रिय द्रव्यमान पर करता है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो मान होता है वो क्या होता है? तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो मान होता है ना, तो टी हाफ समानुपाती ए होता है। टी हाफ समानुपाती ए होता है इस शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, याद रखना है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए मान कितना होता है? तो टी हाफ समानुपाती ए होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा स्थिरांक की इकाई समान होती है, मतलब निश्चित होती है। तो निश्चित या समान होती है, तो वो किसकी होती है? तो वो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए होती है। ठीक है, कौन सी कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा स्थिरांक जो है समान होती है? तो शून्य कोटि की। याद रखना है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक, देखो कोई भी अभिक्रिया में जो है उत्प्रेरक क्या करता है? तो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है एवं घटाता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। बहुत सारे यानी बहुत सारे किताब में भी गलत आते हैं, और बहुत सारे टीचर भी इसका गलत आंसर बताते हैं। कोई भी अभिक्रिया के में उत्प्रेरक जो होता है अभिक्रिया का वेग कम करता है, या ऐसा नहीं है। वो जो है क्या उत्प्रेरक जो काम करता है ना,
तो वो जो है अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता भी है और घटाता भी है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये अभिक्रिया है कि अभिक्रिया N2 प्लस 3H2 यानी जो रिएक्शन किया उसके बाद 2NH3 प्लस क्यूकेल्स में ताप बढ़ाने पर क्या होता है? तो ताप बढ़ाने पर जो होता है ना, तो वो होता है कि अमोनिया का उत्पादन जो है पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ये N2 और 3H2 जो अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करके दो अमोनिया देता है और क्यूकेल्स में ताप बढ़ा देगा, तो उसका जो क्या हो जाएगा? तो वो अमोनिया का उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो अमोनिया है उस पर जो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी प्रतिक्रिया के अग्रिम और पीछे की प्रतिक्रिया का उत्सर्जक ऊर्जा समान होती है तो देखिए, कोई भी किसी भी प्रतिक्रिया के अग्रिम और पीछे की प्रतिक्रियाओं का उत्सर्जक अभिक्रिया क्या होती है? तो वो होती है क्या? अभिक्रिया जो समान होती है किसकी होती है? तो वो शून्य कोटि की प्रतिक्रिया की होती है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, H2 और Cl2 जो अभिक्रिया करके 2HCl देता है, तो किस प्रतिक्रिया की कोटि है? ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, H2 और Cl2 अभिक्रिया करके 2 हाइड्रोक्लोरीन जो देता है, तो वो इस किस प्रकार की कोटि है? तो वो जो है शून्य कोटि की है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। जितने भी स्टूडेंट अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अभिकारक अणु को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है। देखिए, इसमें क्या पूछा है कि अभिकारक अणु को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए यानी बदलाव होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? तो वो सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि सक्रिय ऊर्जा की परिभाषा दें। 2 मार्क्स में पूछा जाता है कि सक्रिय ऊर्जा का की जो है परिभाषा दें। सक्रिय ऊर्जा शायद 2023 में ही पूछा गया है। ठीक है, सक्रिय ऊर्जा की परिभाषा दें। तो इसका जो परिभाषा अगर देने बोले तो आप लोग को ऐसे देना है कि अभिकारक अणु को जो है अणु को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए जो आवश्यक सबसे कम जो ऊर्जा होती है ना, उसी को सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वेग स्थिरांक का मान निर्भर करता है। देखो, वेग स्थिरांक का जो मान निर्भर करता है तो किस पर करता है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं बिहार बोर्ड में कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का जो है मान निर्भर करता है तो किस पर करता है? तो वो करता है तापक्रम पर। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। वेग स्थिरांक का मान किस पर निर्भर करता है? तो तापक्रम पर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 20 नंबर की अभिक्रिया की सांद्रता में वृद्धि करने में परिवर्तित किसमें परिवर्तन होता है? देखिए, इसमें क्या बोला है? अभिकारक की सांद्रता में वृद्धि करने के लिए सांद्रता में जो वृद्धि करता है तो वो किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो वो परिवर्तित हो जाता है टक्कर आवृत्ति में। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्या है कि अभिकारक की सांद्रता में जो वृद्धि होती है वो किसमें परिवर्तित होता है? तो टक्कर आवृत्ति में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। सक्रिय ऊर्जा का तो आप लोग को परिभाषा बता दिए। ठीक है, और टक्कर आवृत्ति क्या है कि अभिक्रिया के सांद्रता में जो है वृद्धि करने में परिवर्तित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण ऊर्जा अवरोध की ऊर्जा। देखो, कोई भी उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण ऊर्जा अवरोध की ऊर्जा क्या होती है? तो वो जो है अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल स्वतंत्र होता है। देखो, कोई भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो अर्ध जीवन काल होता है ना, तो वो स्वतंत्र होता है यानी आजाद होता है। तो किसमें होता है? तो वो प्रारंभिक सांद्रता का होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए दोगुनी करने पर वेग क्या हो जाता है? कोई भी द्वितीय कोटि की जो अभिक्रिया का वेग दोगुनी करेंगे ना, तो उनका जो वेग हो जाता है तो उन पर वेग जो होता है ना अपरिवर्तनीय होता है यानी अपरिवर्तित होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एथिल एसीटेट का जल अपघटन उदाहरण है। देखो, एथिल एसीटेट का जल अपघटन उदाहरण है तो कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एथिल एसीटेट जो जल अपघटन है वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर। देखो, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करने की दर जो है वो ताप बढ़ने के साथ बढ़ती है।
ठीक है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया की दर जो है वो क्या होती है, ताप बढ़ने के साथ बढ़ती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगर यहीं पर दाब बढ़ने के साथ क्या होती है, तो दाब बढ़ने के साथ घटती है, ताप बढ़ने पर बढ़ती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखना है। दाब अगर पूछे तो दाब में घटती है रासायनिक अभिक्रिया। किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर, ये क्वेश्चन पहले भी बताया कि कोई भी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर जो होती है ना, तो ऑप्शन देखिए निश्चित रहती है। ठीक है, कोई भी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर क्या होती है, तो निश्चित रहती है। इससे पहले भी बताया आप लोग को। तो क्या होती है, निश्चित रहती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी क्षण ज्ञात किया गया वेग, देखो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी क्षण ज्ञात किया गया वेग जो होता है वो, यानी कोई भी क्षण में अगर वेग कर देंगे, वेग को हम लोग निकाल लेंगे तो क्या कहलाएगा, तो वो तात्क्षणिक वेग कहलाएगा। देखो तात्क्षणिक वेग जो है ये सब्जेक्टिव में भी पूछा गया है, तात्क्षणिक वेग किसे कहते हैं, तो तात्क्षणिक वेग जो है कोई भी रासायनिक वेग में, रासायनिक वेग को किसी भी क्षण में यानी कोई भी समय में बदलाव कर देंगे ना, तो उसी ज्ञात कर लेंगे ना, तो उसी को हम लोग तात्क्षणिक वेग कहेंगे। ठीक है ना, तात्क्षणिक वेग किसे कहते हैं, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी क्षण ज्ञात किया गया वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। अगर ये इसमें दे, ऑब्जेक्टिव में दे, तो आप लोग को याद रखना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। सब्जेक्टिव में भी दे, याद रखना है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में वेग जो है निर्धारण पद होता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में जो है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में वेग निर्धारण पद कौन सा होता है, क्या मंद पद, मध्यम पद, प्रारंभिक पद, अंतिम पद, तो करेक्ट आंसर जो होगा, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में वेग निर्धारण पद जो होता है ना, तो वो होता है प्रारंभिक पद। ठीक है, सॉरी अंतिम पद होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु, परमाणु तथा मूलकों की संख्या कहलाती है। देखिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली जो अणु होता है, परमाणु होता है, मूलक होता है, उनका जो संख्या होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग अनुसंख्यता कहते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछ ले सब्जेक्टिव में कि अनुसंख्यता किसे कहते हैं, तो आप लोग को याद रखना है कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु, परमाणु और मूलकों की संख्या को ही अनुसंख्यता कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वह अभिक्रिया जिसमें दो अणु भाग लेकर उत्पाद बनाते हैं कहलाते हैं। देखिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर दो अभिकारक अगर भाग लेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग द्विअणुक कहेंगे। अगर यहीं पर पूछ देता कि वह अभिक्रिया जिसमें यानी एक अधिकारक भाग लेकर नया उत्पाद बनाती है, तो उसे हम लोग एक अणुक कहते हैं। तीन अगर पूछे तो त्रिअणुक, शून्य पूछे शून्य अणुक, दो पूछे द्विअणुक। ठीक है, तो यहाँ दो का पूछा है तो द्विअणुक। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस रासायनिक अभिक्रिया H2 + I2 जो देखो H2 + I2 जो है अभिक्रिया करके 2Hi का साम्य स्थिरांक Kp निर्भर करता है, तो वो किस पर करता है, तो वो जो करता है ना, तो H2 यानी तापक्रम पर करता है। देखिए क्वेश्चन देखिए कि रासायनिक अभिक्रिया H2 + I2 जो 2Hi के साथ साम्य स्थिरांक Kp निर्भर करता है, तो वो जो है तापक्रम पर करता है। बहुत सारे किताब में क्या है कि H2 तथा I2 की मात्रा पर निर्भर करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जो राइट आंसर है ना, तो वो NCERT में देखिएगा, वो तापक्रम पर ही करता है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उदासीनीकरण की क्रिया को पूरा होने का समय लगता है। ये उदासीनीकरण की क्रिया को जो है पूरा होने में कितना समय लगता है, तो उन पर समय लगता है 10⁻⁻10 सेकेंड लगता है। क्या लगता है, उदासीनीकरण का जो अभिक्रिया है उसको पूरा होने में समय कितना लगता है, तो 10⁻10 सेकेंड लगता है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंजाइम किस प्रकार की अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है। देखिए तो एंजाइम जो है किस प्रकार की अभिक्रिया के गति को बढ़ाएगा, तो वो जो है साम्य स्थिरांक बदल कर जो है क्या करता है, साम्य स्थिरांक को बदल करके एंजाइम जो है गति को बढ़ाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी अभिक्रिया के लिए किसी अभिक्रिया के लिए सक्रिय ऊर्जा का मान निर्धारित किया जा सकता है। ये देखो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो सक्रिय ऊर्जा का मान निर्धारित किया जा सकता है, तो वो किस पर किया जा सकता है। ऑप्शन देखिए A B C D, कौन सा होगा राइट आंसर,
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यानी जो परम ताप पर अभिक्रिया का गति स्थिरांक ज्ञात करके जो है हम लोग रासायनिक यानी सक्रिय ऊर्जा का मान निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर देखते हैं। गति स्थिरांक की इकाई निर्भर करता है। देखो गति स्थिरांक की जो इकाई निर्भर करता है तो वो किस पर करता है? तो वो गति स्थिरांक की जो इकाई निर्भर करता है ना, तो अभिकारक की आणविकता पर करता है, सॉरी अभिक्रिया की वेग पर करता है। ठीक है, कोई भी गति स्थिरांक की इकाई निर्भर करता है तो अभिकारक की वेग पर करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अभिक्रिया परिकल्पना के अनुसार अभिक्रिया का वेग बढ़ाता है। तो वो अभिक्रिया जो है परिकल्पना के अनुसार अभिक्रिया का वेग बढ़ाता है, तो कैसे? तो वो तापक्रम घटाकर बढ़ाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगर रासायनिक पूछता तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि वो तापक्रम बढ़ाने से होता है, और यहाँ अभिक्रिया परिकल्पना के अनुसार अभिक्रिया वेग बढ़ता है तो तापक्रम घटाने पर होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्प्रेरण एक वस्तु है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को, इससे पहले बताए कि उत्प्रेरक जो है ना वो जो है क्या करता है, गति को बढ़ाता भी है और घटाता भी है। ठीक है, याद रखना है उत्प्रेरक का बात आए तो वो कोई भी वस्तु की अभिक्रिया की गति को जो है बढ़ाता भी है और घटाता भी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक है कि रख हौसला तू वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर वह समंदर भी आएगा। तो इसीलिए दोस्तों आप लोग को हार नहीं मानना है। ठीक है, जिंदगी में जो है आप लोग को हार नहीं मानना है। जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं 4 घंटे 5 घंटे का 400 500, तो आप लोग को हर एक क्लास अटेंड करना है और आप लोग को एनसीईआरटी रीड करते रहना है और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करते रहना है अगर आप लोग को लाइफ में अच्छा मार्क्स लाना है। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग ज़िंदगी में रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर रिवीजन नहीं करते हैं, सिर्फ क्लास करके छोड़ देते हैं, तो ऐसे जो है पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए जो है आप लोग हौसला रख कर के बार बार पढ़ते रहें। ये मत सोचें कि टाइम कम है, क्या करें नहीं करें, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, बस आप लोग को पढ़ते रहना है और यानी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते रहना है ताकि आप लोग का जो है लाइफ में बहुत अच्छा मार्क्स लाने में जो है मदद करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अभिक्रिया के वेग के पश्चात उत्प्रेरक की मात्रा। देखो अभिक्रिया के जो है बाद वो जो उत्प्रेरक की मात्रा होती है तो वो क्या होती है, तो वो अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग क्या होता है। ताप बढ़ने पर जो अभिक्रिया का वेग होता है वो जो है ताप बढ़ने पर बोला है, तो ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग क्या होता है, तो वो बढ़ जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारक जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो कौन कौन है? जो जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है तो वो कौन कौन है? ताप, दाब, सांद्रण सभी। तो इनमें जो है ताप भी है, दाब भी है और सांद्रण भी है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ डीज होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर देखते हैं कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऊर्जा अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा क्या होती है। देखो सक्रिय ऊर्जा का बात हुआ है तो सक्रिय ऊर्जा क्या होगी, तो आप लोग को बता दें कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा जो होती है ना तो वो घट जाती है। ठीक है, सॉरी बढ़ जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। उत्प्रेरक की अगर उपस्थिति होगा तो अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा पूछा है, सक्रिय ऊर्जा क्या हो जाती है, तो बढ़ जाती है। करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पदों के घातों का योगफल को कहते हैं। तो घातों का योगफल को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग अभिकारक की आणविकता कहते हैं। याद रखना है कि वेग समीकरण में जो प्रयुक्त सांद्रण पदों के घातों का योग बोला है, तो देखो मान के चलो 10⁻⁻1 है तो उसके योगफल को हम लोग यानी दोनों के जोड़ को हम लोग क्या कहेंगे, तो अभिक्रिया की कोटि कहते हैं दोस्तों। यानी ज़्यादातर देखिए K2 और Ka2 और B1, तो इसको हम लोग इसमें क्या निकालते हैं, अभिक्रिया की कोटि निकालते हैं ना, तो अभिक्रिया की कोटि कितना आता है उसको हम लोग जोड़ देते हैं तो 2 + 1 3 आता है। ठीक है, 2 + 3 आता है। तो यहीं पर क्या बोल रहा है कि पदों के घातों के योगफल को हम लोग क्या कहते हैं, तो अभिक्रिया की कोटि कहते हैं ना, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ए नहीं होगा। अगर आप लोग को सब्जेक्टिव में पूछ दे कि अभिकारक की
अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, तो आप लोग को याद रखना है कि वेग समीकरण में प्रयुक्त साधारण पदों के घातों के योगफल यानी जोड़ को ही अभिकारक की कोटि कहते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक अभिक्रिया का वेग समीकरण है, वेग Ka2 और इंटू B1, इस इंटू नहीं है, ये प्लस होगा। इस अभिक्रिया की कोटि है, नहीं सॉरी इंटू ये है, तो इसमें कोटि बोला है ना, तो इसको इसमें कोटि, इससे पहले क्या बताया कि अभिक्रिया की कोटि जो होता है उनके साधारण पदों के घातों का योग को ही हम लोग अभिकारक की कोटि कहते हैं। तो अभिक्रिया की कोटि हम लोग निकाल लेते हैं, तो कोटि निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो अभिक्रिया है ना उसके घातों का योग करते हैं। तो इन पर जो Ka2 जो अभिक्रिया है, तो उस पर घात कितना है, 2 है, और B1 में घात कितना है, तो 1 है। तो घात क्या बोला जाता है कि ऊपर में जो दिया हुआ है स्क्वायर और 1 दिया हुआ है उसी को हम लोग घात बोलते हैं। ठीक है, जैसे के स्क्वायर है तो स्क्वायर को हम लोग घात मानते हैं, बी स्क्वायर यानी बी क्यूब है तो उसको हम लोग 3 मानेंगे। तो अब यहाँ देखिए B1 दिया हुआ है और A2 दिया हुआ है, तो इन दोनों के घात को हम लोग जोड़ते हैं, तो 2 + 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 3 होगा। याद रखना है अभिक्रिया की कोटि क्या होता है, तो अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रता के घातों के योगफल को ही अभिकारक की कोटि कहते हैं। करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा, Ka2 B1 का कोटि कितना है, तो 3 है। करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी अभिक्रिया का वेग परिवर्तित होता रहता है जब वेग स्थिरांक क्या होती है, तो वेग स्थिरांक क्या हो जाती है, जो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में वेग परिवर्तित होता रहता है, जबकि वेग स्थिरांक जो है क्या होता है, तो वो होता है यानी स्थिरांक होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गैसीय रासायनिक उत्प्रेरक अभिक्रिया में दाब क्या होता है, दाब जो होता है ना, तो वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। गैसीय रासायनिक अभिक्रिया में वेग का दाब जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। याद रखना है कैसे व्युत्क्रमानुपाती, अगर रासायनिक अभिक्रिया का वेग अगर बढ़ेगा, रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा तो दाब घटेगा, और अगर दाब अगर बढ़ेगा तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग घटेगा। ठीक है, इसीलिए जो है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ताप जो होता है ना, रासायनिक अभिक्रिया में ताप क्या होता है, तो वो समानुपाती होता है। ठीक है, और दाब व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रतिकारक क्षेत्रफल क्या होता है। देखो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया वेग प्रतिकारक क्षेत्रफल बोला है, तो प्रतिकारक क्षेत्रफल जो होता है ना, तो वो समानुपाती होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो मंद गति से होती है उसे कहते हैं, जो मंद गति से होती है तो उसको हम लोग मंदगामी अभिक्रिया कहते हैं। अगर तीव्र गति से तो हो तो तीव्रगामी अभिक्रिया, तो इसमें मंद गति से हो तो मंदगामी अभिक्रिया। अगर सब्जेक्टिव में पूछ दे कि मंदगामी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप लोग को याद रखना है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो मंद गति से होती है उसे हम लोग मंदगामी अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो अत्यंत अल्प समय में होती है उसे वो कहलाती है। देखो अल्प समय मतलब सबसे कम समय में हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे क्या, तीव्रगामी अभिक्रिया, आयनिक अभिक्रिया और तात्कालिक अभिक्रिया। यानी इसका करेक्ट आंसर जो होगा ना वो तीनों होगा। अल्प समय बोला है तो अल्प समय में तीव्रगामी भी होता है, क्या होता है, तीव्रगामी भी होता है, आयनिक अभिक्रिया भी होता है और तात्कालिक अभिक्रिया भी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। याद रखना है कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अत्यंत अल्प समय में सबसे कम समय में हो तो वो उसे हम लोग तीव्रगामी अभिक्रिया, आयनिक अभिक्रिया और तात्कालिक अभिक्रिया तीनों कहते हैं, इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रायोगिक मान है, किसका जो है प्रायोगिक मान है, तो उनका जो है इसमें से जो है प्रायोगिक मान जो होता है ना, तो वो आणविकता का होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसका मान शून्य नहीं हो सकता है। देखो किसका मान जो है कभी शून्य नहीं हो सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा, अगर आप लोग को ऐसे पूछ दे किसका मान जो है शून्य हो सकता है और किसका मान शून्य नहीं हो सकता, ये दोनों में से एक तो जरूर आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आणविकता होगा। ठीक है, आणविकता का क्या होता है, मान कभी शून्य नहीं होता है, लेकिन कोटि जो है वो शून्य हो सकता है। कोटि कैसे शून्य हो सकता है कि देखिए आणविकता जो है वो जो है ना, उसको हम लोग लिख सकते हैं। देखिए Ka2
Ka2B1 है ना, तो इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या होगा कि आणविकता जो है वो शून्य नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये जो है यानी कोटि जो है शून्य हो सकता है। कैसे? कोटि देखिए Ka है और उसके बाद इंटू के यानी बी है, तो ऊपर कितना दिया हुआ है 0, तो 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। इंटू अगर रहता तो देखो यानी ए पर 0 होगा तो इसका मान क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ क्या बोला है कि शून्य नहीं हो सकता है, तो किसका नहीं हो सकता है, तो आणविकता का नहीं हो सकता है और कोटि का जो है शून्य हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अभिकारक की कोटि का संबंध किससे होता है, तो अभिक्रिया की कोटि का जो संबंध होता है ना, तो वो जो है सांद्रण से होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसका एक सैद्धांतिक मान है, तो सैद्धांतिक मान किसका है, प्रायोगिक मान आप लोग को पता है कि प्रायोगिक मान जो होता है ना, देखिए कि सैद्धांतिक मान जो होता है वो आणविकता का होता है, लेकिन प्रायोगिक मान जो होता है ना, अगर प्रायोगिक मान पूछे तो कोटि होता है। इससे पहले आप लोग को बताए हैं कि प्रायोगिक मान जो होता है ना, तो वो कोटि का होता है और सैद्धांतिक मान आणविकता का होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर प्रायोगिक मान पूछे तो कोटि का होता है, ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रभावी टक्कर लगाने के लिए प्रतिकारी अणुओं के बीच उपस्थित ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं। देखो, प्रभावी टक्कर लगाने के लिए प्रतिकारक अणुओं के बीच उपस्थित ऊर्जा को जो हम लोग कहेंगे उसे हम लोग कहेंगे क्या, सक्रिय ऊर्जा कहेंगे, ठीक है। सक्रिय ऊर्जा नहीं, सॉरी, देहली ऊर्जा कहेंगे, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी जिसे हम लोग टक्कर आवृत्ति बोलते हैं, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, देहली ऊर्जा कहेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्हीनियस का समीकरण किससे संबंध है, आर्हीनियस का जो समीकरण है वो किससे संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो जो होगा सांद्रण होगा, ठीक है। क्या होगा, सांद्रण होगा। आर्हीनियस का जो समीकरण संबंध है यानी उससे उसका जो संबंध है वो सांद्रण से है। ये सभी देख के आप लोग को आंसर डी नहीं लगाना है, वो सांद्रण जो है, सांद्रण ही आर्हीनियस का समीकरण से संबंधित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आने की अभिक्रियाशीलता, ऊपर से नीचे आएगा तो उन पर जो अभिक्रिया होगा तो उनकी क्रियाशीलता क्या होती है, तो वो घट जाती है, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आने में इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या होता है, तो इलेक्ट्रोड विभव का मान जो होता है ना वो होता है, बढ़ती है, ठीक है। क्या होती है, बढ़ जाती है। देखो, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो ऊपर से नीचे आ जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रोड विभव का मान जो होता है हो जाता है बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोड विभव का मान इतना कम होता है वह उतना आसानी से बनाता है, तो क्या किसका मान कम होगा, इलेक्ट्रोड विभव में किसका मान कम होगा तो वो आसानी से बना लेता है, तो वो जो है आयन बना लेता है, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर, तृतीय कोटि की अभिक्रिया की इकाई, तो आप लोग को पता ही होगा तृतीय कोटि की जो इकाई होती है वो होती है यानी उनका जो मान होती है, यानी द्वितीय कोटि आप लोग को पता ही होगा, द्वितीय कोटि का होता है मोल इनवर्स, सेकंड इनवर्स, ये मोल पर लीटर पर सेकंड, और प्रथम कोटि का होता है टाइम इनवर्स। और यहाँ पर पूछ लिया तृतीय कोटि, तो तृतीय कोटि का होता है मोल पर पावर -2, लीटर पर पावर स्क्वायर और सेकेंड इनवर्स 2, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 59 नंबर, आर्हीनियस का समीकरण है, जो आर्हीनियस है उनका समीकरण जो है सांद्रण से प्रदर्शित होता है ना, संबंध है, सांद्रण से जो संबंध है, तो उसके इसमें क्या पूछ लिया कि उनका समीकरण कैसा है, तो उनका समीकरण जो होता है ना, तो के बराबर ए ई, देखो के बराबर ए, कैपिटल ए इंटू ई यानी पर पावर -EA अपॉन RT, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर देखते हैं। 60 नंबर क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का अधिकतम वेग होता है, ये क्वेश्चन पहले भी करा चुके हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया का अधिकतम वेग जो होता है वो होता है कितना, तो वो होता है 10⁻⁻12 सेकेंड होता है। क्या किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो अधिकतम वेग पूछा है, तो अधिकतम वेग जो होता है ना 10⁻⁻12 सेकेंड होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी हम लोग जो है इसमें लगभग P/Q और जो है यानी
बहुत जितने भी VVI क्वेश्चन हैं तो वो सब कर चुके हैं। अब थोड़ा लेवल का क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए नीचे आंसर की दिया हुआ है। अगर जिस भी स्टूडेंट को अगर PDF लेना है तो आप लोग जो है व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर हमसे कॉन्टेक्ट करके व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 7366865888, ठीक है दोस्तों, 5888। देखिए अब नेक्स्ट लेवल यानी थोड़ा लेवल हार्ड लेवल का क्वेश्चन में चलते हैं। हार्ड लेवल में चलते हैं हम लोग। इधर आंसर की है, देखिए ये भी क्या है कि बेहतर शिक्षा के लिए बेहतर मार्गदर्शन की तरफ एक कदम हमारा भी, ठीक है दोस्तों। हम भी आ गए हैं आप लोग का जो है बेहतर मार्गदर्शन की तरफ। तो आप लोग को एक कदम और आगे बढ़ाने के लिए तो आप लोग जो है थोड़ा सपोर्ट ज़रूर करें और अपने अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। और जितने भी स्टूडेंट अगर न्यू आए तो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और बेल आइकन प्रेस करके ज़रूर रख देना ताकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। अब देखिए रासायनिक बलगतिकी का हम लोग ऑब्जेक्टिव में आ गए, ठीक है। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ताकि इधर यहाँ रेड है तो रेड नहीं दिखेगा। तो रासायनिक बलगतिकी का टॉप VVI ऑब्जेक्टिव में यानी थोड़ा लेवल का क्वेश्चन में आए हम लोग। तो लेवल में हम लोग देखें, लेवल में क्या है कि A अभिक्रिया जो B का परिवर्तन द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, यदि A का सांद्रण दुगुना कर दिया जाए तो प्रतिक्रिया की दर निम्नलिखित में से कौन सा गुणक से बढ़ता है। तो प्रतिक्रिया की गुणक जो बढ़ता है तो वो क्या बढ़ता है, तो इसमें जो है आप लोग को ऑप्शन देंगे, ठीक है। 1/4 होगा, 2 होगा, 1/2 होगा, या फिर D में है 4 होगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा ना, छोटा करके देखते हैं। A जो अभिक्रिया B का परिवर्तन द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, यदि A का सांद्रण दुगुना करेंगे, A का हम लोग दुगुना कर देंगे तो उनका जो प्रतिक्रिया की दर जो है उनके से गुणक से बढ़ता है। तो कितना, 4 गुणक से बढ़ता है, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर D होगा, ठीक है। D में क्या है, ऑप्शन नंबर D होगा। D में क्या है, 4 है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर D होगा। A और B का परिवर्तन अगर द्वितीय कोटि से करेंगे तो अभिक्रिया वेग दुगुना कर देंगे तो उन पर जो गुणक बढ़ता है ना तो 4 गुना से बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अधिकांश प्रतिक्रियाओं के लिए ताप गुणक निम्नलिखित में से किसके बीच होता है। अधिकांश जो प्रतिक्रियाओं के लिए जो ताप गुणांक होता है वो किसके बीच होता है, तो वो होता है 2 और 3 के बीच होता है। किसके बीच होता है, तो 2 और 3 के बीच होता है। देखिए 1 और 3, 2 3, 1 4, 2 4 है ना। तो इसमें क्या बोला है, अधिकांश जो प्रतिक्रिया होता है उनमें ताप गुणक का जो मान होता है ना तो वो किसके बीच होता है, तो 2 3 2 3 2 3 ऐसे याद रखना है, ठीक है। 1 2 नहीं याद रखना है, 2 और 3 ये होता है प्रतिक्रियाओं के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल में H2 + Cl2 2HCl अभिक्रिया की कोटि है। देखिए ये क्वेश्चन जो है पहले भी बताया कि जल में जो H2Cl2 जो है वो 2HCl जो है अभिक्रिया की कोटि है, तो वो कितना होती है, तो 0 होती है, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर D। 3 2 और 1 यानी तृतीय द्वितीय और प्रथम कोटि नहीं होता है। जल जब भी पूछे ना तो जल जो क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो वो जो है अभिक्रिया की कोटि होती है ना तो 0 होती है, ठीक है। करेक्ट आंसर D होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक। इससे पहले बताया कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक टाइम इनवर्स होता है, ठीक है। और द्वितीय कोटि मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है, और यानी शून्य कोटि मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है, और द्वितीय कोटि होता है मोल यानी सेकेंड इनवर्स मोल इनवर्स लीटर होता है, ठीक है। ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम कोटि प्रतिक्रिया के लिए 99.9% पूर्ण होने के लिए कितनी औसत आयु की आवश्यकता होती है, तो कितनी औसत आयु की आवश्यकता होती है, तो 6.93 की होती है, ठीक है। याद रखना है कि कोई भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो 99.9% पूरा होने में समय जो लगता है वो लगता है 6.93 लगता है, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, K4FeCN6 में Fe का पारसंकरण होता है। ये सब भी क्वेश्चन PY क्यों है, लेकिन इधर थोड़ा लेवल का क्वेश्चन जो है थोड़ा हम क्या कर दिए कि बाद में ले लिए ताकि आप लोग को जो है बाद में देखने में आसानी हो। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, हार्ड देख करके चले जाते हैं, ठीक है, लेकिन यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी क्वेश्चन 2-3 बार पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में। K4FeCN6 में Fe का पारसंकरण जो होता है वो कितना होता है, तो वो होता है D2sp3 होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल स्वतंत्र होता है। तो अर्ध जीवन काल जो स्वतंत्र होता है तो किस पर होता है, तो वो होता है कोई भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो अर्ध जीवन काल स्वतंत्र होता है तो प्रारंभिक सांद्रता का होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान निर्धारित किया जा सकता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो सक्रियण ऊर्जा का मान निर्धारित करेंगे तो वो कितना से करेंगे, तो वो परम ताप पर अभिक्रियाओं का गति स्थिरांक ज्ञात करके। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, सक्रियण ऊर्जा का मान पूछा है, वो सॉरी सक्रियण ऊर्जा का मान निर्धारित किया जा सकता है। तो सक्रियण ऊर्जा का मान हम लोग को पूछा है ना, इससे पहले नहीं बताया आप लोग को कि सक्रियण ऊर्जा का मान अगर पूछे तो वो निर्धारित किया जाता है दो विभिन्न तापक्रम पर गति स्थिरांक का मान ज्ञात करके। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभिक्रिया 2FeCl2 SeNCl2 2FeCl2 प्लस SnCl4 का एक उदाहरण है। देखिए ये जो अभिक्रिया है तो वो किसका उदाहरण है, क्या तृतीय कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा FeCl2 और SnCl2 जो अभिक्रिया करता है 2FeCl2 बनाता है और SnCl4 बना लेता है। तो ये जो अभिक्रिया है ना तो वो तृतीय कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि A+2B इक्वल यानी अभिक्रिया करके C के लिए R इक्वल टू AB2 द्वारा व्यक्त किया जाता है तो द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो यानी अभिक्रिया की कोटि होती है, तो अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, तो आप लोग को देखिए इसमें क्या बोल दिया है। आप लोग को अभिक्रिया की कोटि में क्या होता है कि अभिक्रिया का वेग के सांद्रण के घातों का योग को ही हम लोग क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो अभिकारक में जो क्या दिया हुआ है, RA दिया हुआ है और B2 दिया हुआ है। ठीक है, B2 दिया हुआ है, तो यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ तो A पर पावर -1 दिया हुआ है। ठीक है, तो A पर पावर 1 में क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा और B2 दिया हुआ है तो 2 आ जाएगा। तो 1 और 2 दोनों जोड़ करके यानी योगफल होकर के कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रहेगा ना, अभिक्रिया की कोटि कैसे निकालते हैं, तो जिसमें यानी सांद्रण के अभिक्रियाओं की सांद्रता के पदों के घातों का योग यानी के योगफल को ही यानी जोड़ को ही अभिकारक की कोटि कहते हैं। ठीक है, तो कौन सा होगा, यानी उन दोनों को जोड़ देंगे तो 1 + 2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऐसे ही आप लोग को जोड़ देना है कोटि पूछे तो। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखो, अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित में से किसका व्यक्त होता है जो अभिक्रिया की कोटि होती है। ये क्वेश्चन पहले भी बताया आप लोग को, इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट में बताना है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट अगर सबसे पहले कमेंट करेंगे तो उसका कमेंट जो है पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है तो वेग जो होता है कितना होगा, यानी अभिक्रिया की कोटि कितना होगा। तो कोटि का मान कैसे निकालते हैं आप लोग को मैंने बता दिया, फिर से बता देते हैं कि अभिक्रियाओं के वेग के सांद्रण के पदों के घातों के योग को ही अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अब आप लोग को इसका कोटि निकाल के कमेंट कर देना है और उनका कमेंट जो है पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया के दर के इकाई के समान होती है तो अभिक्रिया की कोटि, देखो समान का बात हुआ, समान पूछे या निश्चित पूछे तो वो जो होता है ना शून्य कोटि में होता है। ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया में क्या होता है कि अभिक्रिया के दर की इकाई भी समान होती है और कोटि भी निश्चित होती है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बी के बल गति ज्ञात हुआ है, ए से ए सांद्रण 4 गुना होता है तो अभिक्रिया की दर 2 गुना हो जाती है, तो इस अभिक्रिया की कोटि होगी। तो इस अभिक्रिया की कोटि कितना होगी, देखो इसमें क्या बोला है कि बल गति के अध्ययन से ज्ञात हुआ ए का सांद्रण 4 गुना और अभिक्रिया की दर 2 गुना। ठीक है, और इस अभिक्रिया के लिए जो कोटि होती है तो वो कितना होगी, तो उनकी जो कोटि होगी तो वो होगी 1/2 होगी। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए गति स्थिरांक की इकाई होती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो इकाई होती है वो कितना होती है, शून्य कोटि की ये भी क्वेश्चन तो आप लोग बहुत बार बताया यार। शून्य कोटि का जो होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, और सेकेंड इनवर्स जो होता है वो यानी प्रथम कोटि का होता है, द्वितीय कोटि का होता है मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स लीटर होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभिक्रिया की कोटि के लिए कौन सा कथन गलत है। अभिक्रिया की कोटि के लिए जो कौन सा कथन जो है गलत है, तो वो जो गलत है ना, तो कोटि हमेशा पूर्ण संख्या में होता है, ये गलत है। यानी कोटि जो है वो हमेशा पूर्ण संख्या में नहीं हो सकती है, यही गलत है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए यानी अर्ध जीवन काल 1386 सेकेंड है, तो वेग स्थिरांक का मान होता है, तो वेग स्थिरांक का मान जो होता है वो कितना होगा, तो कोई भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल इतना होगा, तो इसके विशिष्ट गति स्थिरांक का मान 0.5 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, ये भी तो क्वेश्चन बताया, तो इसका क्या होगा, इसका जो होता है वो होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, यानी क्या द्वितीय कोटि बोला है ना, तो द्वितीय कोटि का क्या होगा, मोल यानी लीटर, या फिर ऐसे बोलेगा कि मोल लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ऐसे हम लोग किसको बोल सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी है ऐसे। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर बी तो है वो शून्य कोटि का है, मोल पर लीटर पर सेकेंड किसका है, यानी शून्य कोटि का, ये है शून्य कोटि। ठीक है, ये है प्रथम कोटि, और ये जो है तृतीय कोटि, ये है कितना, तृतीय कोटि, और ये जो है द्वितीय कोटि। ठीक है, ये सब जो है चारों नोट कर लेना है, इनमें से एक पूछेगा ही, ये 100% गारंटी है। ठीक है, इसीलिए लिख लेना है, आप लोग को नोट कर देना है, या फिर PDF ले लेना है, ग्रुप में ज्वाइन होकर के। क्षारीय माध्यम में एस्टर का जल अपघटन होता है। क्षारीय माध्यम में जो एस्टर का जल अपघटन होता है, तो वो किस में होता है, तो वो होता है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया जिसकी आणविकता 2 है, उसी में जो है क्षारीय माध्यम में एस्टर का जल अपघटन होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर की अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, उसके बाद कितना क्वेश्चन है, नहीं ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लगभग आज हम लोग 80 क्वेश्चन पूरा करने वाले हैं, लगभग 100 समझो, क्योंकि बीच में जो है आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन भी बताए हैं। ठीक है, अगर प्रथम रहता था सेकंड बताए हैं। ठीक है, ऐसे आप लोग को जो है एक क्वेश्चन से 2-2 क्वेश्चन करके बताए हैं, ताकि आप लोग का जो है इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन ना छूटे। लगभग इस चैप्टर से हम लोग 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग इसका जो है आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अभिक्रिया 2H2O जो 2H2O2 जो का वेग इतना है, तो वेग कितना होगा, तो वो कितना कोटि का होगा, तो वो होता है प्रथम कोटि का। ठीक है, क्या होगा, जो अभिक्रिया है 2H2O और 2H2O2 का वेग जो है इतना है, तो वो किस कोटि की अभिक्रिया है, तो वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा ना। और जिस भी स्टूडेंट को अगर इस क्लास का PDF चाहिए, तो वो व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन हो जाना दोस्तों। और जो भी स्टूडेंट अगर सब्सक्राइब नहीं की, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास यहीं तक रहने वाला है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।